आज की जो वीडियो है वो काफी ही एक सिंपल और काफी एक फेमस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है, क्योंकि हर एक साइंस का बच्चा, हर एक साइंस का जो स्टूडेंट है उसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पता है। लेकिन अगर हम उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछते हैं, अगर हम उसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछते हैं तो आराम से हमें बता देता है। लेकिन जब भी हम किसी से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछते हैं तो वो थोड़ा सोचना शुरू हो जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। लेकिन उससे पहले कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बात करें तो फटाफट हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहता है जब तक इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। दूसरे नंबर पे ये कहता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहती है जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप करने की, उसको रोकने की कोशिश ना करें। तो ये था बहुत ही सिंपल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का उतना ही इक्वल और अपोजिट पे क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये काफी सिंपल लॉ है। लेकिन अब हम बात करने लगे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो काफी एक हर एक शख्स के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि हर एक शख्स उसको जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसलिए मैंने चाहा कि आज मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। तो मकसद मेरा यही था कि इसको थोड़ा सा सिंपल वे से पेश किया जाए। सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। ये कहता है कि जितनी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, अगर हम थोड़ी फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और अब सेकंड पार्ट कहता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये कहता है कि जितना मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब मैं एक बार न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंक्लूड करता हूं कि अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो दूसरे नंबर पे ये कहता है कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जिस बॉडी का मास कम है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इन शॉर्ट ये कहता है कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। इन तीन चीजों के बीच में एक जो रिलेशन हमारे पास बनता है तो ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो एक्सप्रेशन निकल के आती है वो हमारे पास रहती है A = F / m, because we know that force is directly proportional to acceleration and mass is inversely proportional to the acceleration produced in the body. उसके बाद जो मेन चीज आज मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, देखिए ये मेरे पास एक ऑपरेटर्स है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद मेरे पास ये दो बॉडीज हैं। ये एक जो ऑब्जेक्ट है, जो एक बॉडी है ये सॉलिड बॉडी है, और दूसरे नंबर पे ये वाली जो बॉडी है इनकी डायमेंशन जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन ये सॉलिड बॉडी है और ये अंदर से हॉलो बॉडी है। इसका जो मास है ज्यादा है और इसका मास क्या है, इसके मुकाबले में इसका मास कम है। अब पहले नंबर पे मैंने जो आपको बताया कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अगर थोड़ी फोर्स अप्लाई करते हैं थोड़ी सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। पहले नंबर पे मैंने यही कहा। अब देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैंने यहां पे कोई बॉडी रखी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करूंगा। मैंने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेलरेशन आई। अब मैं क्या करूंगा कि ऊपर थोड़ी सी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, थोड़ी सी ज्यादा एक्सेलरेशन आई। अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को और इंक्रीज करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को और जब मैं इंक्रीज करूंगा, देखना मैं बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, बॉडी वहां से निकल के चलेगी। अब यहां से हमने ये देखा कि जब मैं थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर रहा था तो थोड़ी सी इसके अंदर एक्सेलरेशन आई, थोड़ी सी और मैंने फोर्स इंक्रीज की तो यहां से एक्सेलरेशन और ज्यादा आई।
और जब मैंने फोर्स बहुत ज्यादा लगाई तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आई। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पहला पार्ट यही था कि जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि जितना मास ज्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, कम है। अब मैं सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के ऊपर अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। पहले नंबर पे ये है, ये बॉडी है, इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। देखना ये अप्लाई की, ये बॉडी यहां तक, इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई क्योंकि इसका मास क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब मैं एक ऐसी बॉडी यहां पे रखूंगा जिसका मास क्या है, कम है, इसका मास क्या है, कम है, उतनी ही फोर्स अप्लाई करूंगा लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। देखना यहीं से मैं छोड़ रहा हूं इसको, अब ये यहां से यहां चलेगी। अब ऐसा हुआ कि जब मैंने इसका मास मैंने ज्यादा रखा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुई, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैंने एक ऐसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जिसका मास क्या था, कम था, लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुई। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं बड़े सिंपल वे से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास ज्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। अगर एक ऐसी बॉडी है जिसका मास कम है तो उसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बड़े ही सिंपल वे में मैंने आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया। अब ऐसा है कि जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की मोशन की बात करते हैं तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ भाई एग्जांपल बताइए, तो हम बता देते हैं कि हाँ भाई मेरे पास ये बाल है, ये यहां पे पड़ा है, जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये बाल यहां का यहां ही पड़ा रहेगा। और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि अगर ये बाल मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तो जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक ये स्टॉप होने वाला नहीं। तो ये एग्जांपल किसकी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की क्या एग्जांपल है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई जैसा मैं एक्शन करूंगा, जितना मैं एक्शन करूंगा तो रिएक्शन उसी के अपोजिट में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी उसका उतना ही होगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि अगर मैं इस बाल को फेंकूंगा तो बाल उठ के वापस आएगा, मैं इस तरफ फेंक रहा हूं, बाल इस तरफ आ रहा है, जितनी तेजी से फेंकूंगा उतनी तेजी से वापस आएगा। तो ये एग्जांपल्स हमारी रहती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अगर हमसे कोई पूछता है कि हाँ भाई बताइए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या एग्जांपल है, तो हम खामोश, क्योंकि हमें पता नहीं है। बहुत सिंपल है। न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल बहुत सिंपल है। आपने बोलना है कि भाई साहब अगर हमारे पास कोई बाल है, अगर हम उसको किक जोर से लगाएंगे तो उस बाल के अंदर उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी। अगर हम बिल्कुल आराम से किक मारेंगे उस बाल को तो उस बाल के अंदर थोड़ी सी एक्सेलरेशन आएगी। अगर बाल काफी हैवी है तो उसके अंदर कम एक्सेलरेशन आएगी। अगर बाल जो है काफी लाइट है तो उसके अंदर काफी एक्सेलरेशन आएगी। कहने का मतलब यही है कि ये है आपकी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एक कार्ट है, अगर हमारे पास एक कार्ट है, वो कार्ट अगर बिल्कुल खाली है, अगर एम्प्टी है, जैसे हम कहते हैं रेडी, अगर कोई रेडी खाली है तो उसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर एक ऐसी कार्ट है जिसके ऊपर काफी सारा सामान है और उसका वेट काफी है, उसका मास काफी है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। जब मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अगर मास नहीं है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तीसरी हमारे पास जो एग्जांपल है, बड़ी ही एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। कहता है कि अगर एक शख्स काफी हैवी वेट वाला है, जिसका वेट क्या है, ज्यादा है, तो आराम से चलेगा, उसके अंदर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उसके कंपैरिजन में अगर एक ऐसा शख्स है जो लाइट वेट है, जिसका वजन कम है, तो वो तेजी से चलेगा, उसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रहेंगी। तो फटाफट पे लास्ट में एक बार फिर से मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिपीट करता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसके अंदर कम प्रोड्यूस होगी। उसके कंपैरिजन में सेम अमाउंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर अप्लाई किसी लाइट बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करें तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। होप करता हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब आपको कभी नहीं भूलेगा। इतना ही आपको आसान लगेगा जितना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जितना आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इजी लगता है। थैंक यू वेरी मच।